एंड डेफिसिट डिमांड। जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि जो एक्सेस डिमांड है और डेफिसिट डिमांड में, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आता है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम आ जाती है। अब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब या तो एक्सेस डिमांड है या क्या है, डेफिसिट डिमांड है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा और किस प्रकार से एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को ठीक किया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होता है क्या है, नाम से ही आ रहा है, डिमांड है ज्यादा, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड कहा जाता है। लेकिन अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। मतलब आपने जितनी डिमांड सोची थी, मान के चलिए मैंने डिमांड सोचा था कि 100 करोड़ की मार्केट में डिमांड होगी, लेकिन मार्केट में 150 करोड़ रुपए की डिमांड हो गई। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। एक ऐसी सिचुएशन यहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, उस सिचुएशन को भी क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। अब ग्राफ के माध्यम से इसको समझा जाए तो ये कैसे आएगी वो देखिए। ये आपकी इनकम हो गई वाई, जिसको आप बोल रहे हो एग्रीगेट सप्लाई। ये आपका एग्रीगेट डिमांड कौन सा वाला, प्लांट वाला, कौन सा वाला, प्लांट एग्रीगेट डिमांड। ये है आपकी एग्रीगेट डिमांड कौन सी वाली, एक्चुअल वाली, कौन सी वाली, एक्चुअल वाली। अब आपने देखा कि प्लांट एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, ज्यादा। तो यहां पर जो आपका गैप निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, गैप निकल के आ रहा है ये वाला। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप इज अ गैप बिटवीन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। ये शो करेगा इकोनॉमी में कितना परसेंट जो है इन्फ्लेशन क्या हुआ है, राइज करा है। अब यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है आपसे वो देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। क्या क्या रीजंस हैं किसके, एक्सेस डिमांड के, वो आपका ये टॉपिक है। सबसे पहले एक्सेस डिमांड बढ़ने का जो कारण है वो है राइज इन प्रोपेंसिटी। क्या है, राइज इन प्रोपेंसिटी। राइज इन प्रोपेंसिटी का मतलब होता है जब एक पर्सन अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट कंजम्पशन पर खर्च करे। मतलब उसने 100 रुपए कमाए, 100 में से उसने कितने खर्च कर दिए, 80 रुपए खर्च कर दिए। अब वो 100 कमा रहा है और 90 खर्च कर रहा है, तो 10 रुपए क्या कर रहा है, वो ज्यादा खर्च कर रहा है। जब आपका प्रोपेंसिटी क्या हो जाए, राइज, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब ज्यादा हो, उस कंडीशन के अंदर डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी कंडीशन रिडक्शन इन टैक्सेस। कौन सा है, रिडक्शन इन टैक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस मतलब सरकार के द्वारा टैक्सेस में क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। अब ऑब्वियस सी बात है जब टैक्स कम होंगे तो वो कमोडिटी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। जब किसी कमोडिटी की प्राइस सस्ती होती है उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती। तो ये आपका सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, एक्सेस डिमांड बढ़ने की, फॉल इन इंपोर्ट। फॉल इन इंपोर्ट। फोर्थ राइज इन एक्सपोर्ट। पहले हम जानते हैं फॉल इन इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आपने फॉरेन कंट्री से माल मंगाना बंद कर दिया है, इंपोर्ट कम होना शुरू हो गया है।
ऑब्वियस सी बात है जब आप फॉरेन कंट्री पे डिपेंड होना बंद कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आप अपने देश के कमोडिटी की डिमांड करोगे। जब देश की डिमांड होगी तो देश में क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, राइज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से माल मतलब कहां जा रहा है, फॉरेन कंट्री में जा रहा है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हो गया। और क्या पॉइंट है भाई, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार के द्वारा, मतलब इंक्रीज इन प्रोड्यूसर के द्वारा क्या करा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। प्लांट खरीद रहा है, मशीनरी खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, तो डिमांड हो रही है। डिमांड होगी तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के पैसे खर्चे क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। सरकार रोड्स, डैम, मेट्रो बनवाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उससे भी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। भाई रोड, डैम, मेट्रो वगैरह सब कुछ चाहिए, सीमेंट, बजरी सब कुछ चाहिए ही चाहिए, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इन सिचुएशन की वजह से क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहां से कि एक्सेस डिमांड होने का इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट या इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, क्या क्या इफेक्ट आएंगे एक्सेस डिमांड के। बेटा एक्सेस डिमांड के आपको तीन जगह इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर और जनरल प्राइस लेवल पर। यहां लिख दो जनरल प्राइस लेवल। समझते हैं आउटपुट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। भाई सबसे पहले आउटपुट मतलब आपके पास जो बना हुआ माल है, तो बेटा उस पर तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, बल्कि आपके पास जो जितना भी माल बना हुआ होगा वो सब बिक जाएगा, क्योंकि डिमांड क्या है मार्केट में, ज्यादा है। दूसरी सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं। जितने लोगों को हमें रोजगार देना था उतने सब लोगों को हमने रोजगार दे रखा है इकोनॉमी के अंदर, उसके बावजूद भी क्या हो रही है, एक्सेस डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ये हमने बताया किस पे हो रहा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो रहा है। क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक ऐसी सिचुएशन है यहां पर जितने लोगों को रोजगार चाहिए था, जितने लोगों को जॉब चाहिए थी, उन सबको जॉब प्रोवाइड कराई गई है, उसके बाद भी क्या हो रही है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड ज्यादा हो रही है। अब जनरल प्राइस लेवल पर क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा, हाँ इस पर इंपैक्ट आपका नजर आपको दिखाई देगा, क्या कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। मतलब जो सामान 10 रुपए का था वो 20 रुपए का हो जाएगा, क्यों, सप्लाई है नहीं, डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, इस साल सॉरी इससे पिछले साल क्या हुआ था, इससे 2-3 साल पहले, कि मार्केट में प्याज मतलब ऑनियन की सप्लाई कम थी, डिमांड क्या हो रही थी, ज्यादा, जिस वजह से ऑनियन की प्राइस 80 रुपए 90 रुपए पर केजी तक पहुंच चुके थे। तो क्यों हुआ ऐसा, सप्लाई कम थी, डिमांड क्या हो गई थी, ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, कौन सा वाला, एक्सेस डिमांड। अब इसमें आपका टॉपिक आता है कौन सा, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या है भाई, डेफिसिट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है यहां पर आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड क्या हो, ज्यादा, किससे, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से। आपने सोचा कि 150 करोड़ की डिमांड होगी, लेकिन मात्र मार्केट में 100 करोड़ रुपए क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। प्लान थी 150, एक्चुअल कितनी हुई, 100, तो प्लान ज्यादा है किससे, एक्चुअल से। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेफिसिट डिमांड कहा जाता है। या फिर जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो, ज्यादा, मतलब प्रोड्यूसर ने 200 यूनिट आउटपुट के बना लिए हैं,
लेकिन मात्र डिमांड हुई है कितने यूनिट की, 150 यूनिट की, तो ऐसी कंडीशन भी क्या कहलाएगी, डेफिसिट डिमांड कहलाएगी। अब इसका ग्राफ देखें, ये एग्रीगेट डिमांड प्लांट, ये एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल। यहां पर ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब कि व्हेन प्लांट डिमांड इज मोर देन योर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जिसका डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपका, डिफ्लेशनरी गैप। अब ये डेफिसिट डिमांड के क्या कारण है, किन किन वजह से मार्केट में डेफिसिट डिमांड होती है, व्हाट आर द रीजन ऑफ डेफिसिट डिमांड। आइए समझते हैं। पहला, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम का कम पार्ट कंजम्पशन पर खर्च करता है, मतलब पहले उसने 100 रुपए कमाए, 90 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो 100 रुपए कमा रहा है लेकिन मात्र 70 रुपए खर्च कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड क्या हो जाएगी, तुम्हारी कम हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, राइज इन टैक्सेस। सरकार के द्वारा टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं। पहले मोबाइल पर 24% का टैक्स लगता था, अब 28% का टैक्स कर दिया, तो मोबाइल की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड कम होना आपको दिखाई देगी। उसके बाद तीसरा, फॉल इन एक्सपोर्ट। आपके एक्सपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन कंट्रीज आपके देश के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रही हैं, तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है आपके देश की फैक्ट्रीज की जो गुड्स बनाती हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ, राइज इन इंपोर्ट। राइज इन इंपोर्ट मतलब आप फॉरेन कंट्रीज के गुड्स की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, अपने देश की गुड्स की डिमांड कम कर रहे हो। मतलब डीओ लेंगे तो फॉरेन कंट्री का लेंगे, बेल्ट लेंगे तो फॉरेन कंट्री का लेंगे, अपने इंडियन कंट्री का नहीं लेंगे, तो उससे क्या होगा, डिमांड कहां की बढ़ रही है, फॉरेन कंट्री की, अपने देश की डिमांड उससे डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद फॉल इन इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा ना मशीन खरीद रहा है, ना बिल्डिंग खरीद रहा है, ना कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो उससे भी क्या हो जाएगी, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। और नेक्स्ट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो भी क्या करती है, सरकार ने कम कर दिया है। सरकार ना ही तो डैम बनवा रही है, ना ही तो मेट्रो बनवा रही है, सरकार ने पैसा खर्च करना कम कर दिया है, तो उस कंडीशन में डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो ये कारण है जिनकी वजह से डेफिसिट डिमांड होती है। अब डेफिसिट डिमांड होने का इफेक्ट क्या होगा, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, इंपैक्ट या इफेक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा। पहला, आउटपुट पर, दूसरा एम्प्लॉयमेंट पर, और तीसरा जर्नल प्राइस लेवल पर। पहले हम बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट मतलब जैसे कि सिंपल सा एग्जाम है कोविड-19 का। कोविड-19 की जब शुरुआत हुई थी तो पहले हमारे पास मास्क और सैनिटाइजर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन डिमांड क्या हो गई थी, ज्यादा। तो उस समय क्या हुआ, 10 वाला सैनिटाइजर 50 रुपए का था, तो कौन सिचुएशन थी, एक्सेस डिमांड वाली। लेकिन जैसे जैसे कोरोना केसेस कम होना शुरू हुए तो डिमांड ऑफ सैनिटाइजर एंड मास्क क्या होने लगी, कम होना शुरू हो गई। लेकिन फैक्ट्रीज ने अपना प्रोडक्शन कम नहीं किया, वो अपनी फुल कैपेसिटी क्या कर रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी। तो 10 वाला मास्क बेचारा मात्र 50 पैसे में बिकने को तैयार, 10 वाला मास्क 50 पैसे में बिकने को तैयार हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया सप्लाई बहुत ज्यादा थी लेकिन डिमांड क्या थी, कम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट लेवल पर क्या हो जाएगा, रिमेन्ड अनसोल्ड, मतलब कंपनी के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा जो ज्यादा से ज्यादा माल बना रखा है कंपनी ने वो अनसोल्ड रह जाएगा। अनसोल्ड मतलब बिक नहीं पाएगा, रिमेन अनसोल्ड। एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, भाई एक सिंपल दिमाग ला के बैठो, कंपनी क्या पागल है कि उसके दिमाग पर सिंग लगे हुए हैं कि वो और एम्प्लॉइज को लगाकर प्रोडक्शन करवाएगी। हाँ भाई, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या इंपैक्ट आएगा आपका,
एम्प्लॉयमेंट लेवल आप देखेंगे कि भाई कोई कंपनी की सिर पर दिमाग तो ज़्यादा है नहीं। अब वो समझिए बात को कि मान के चलिए कंपनी के पास पहले से आउटपुट बना रखा है, तो कंपनी क्या पागल है कि और एम्प्लॉयज़ को लगाएगी और फिर से प्रोडक्शन करवाएगी? नहीं ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस। मतलब लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड होना शुरू होंगे। तीसरी कंडीशन जर्नल प्राइस लेवल। क्या? जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा भाई? जर्नल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? फॉल होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सामान क्या हो जाएगा? सस्ता। बताया था 10 वाला मार्क्स 50 पैसे का बन गया, बिक रहा है, 1 रुपये बिक रहा है, तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा। अब एक चीज और, आपने इन दोनों ही चीज में देखा इकोनॉमिकली ना ही तो एक्सेस डिमांड बढ़िया है ना ही तो डेफिसिट डिमांड बढ़िया है। एक चीज और, बहुत से इकोनॉमिक्स कहते हैं कि एक्सेस डिमांड बढ़िया होती है, आपने खुद देखा होगा उसके इफेक्ट पर, क्योंकि इफेक्ट पर एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? बढ़ती है या कुछ रिमेन इम्पैक्ट नहीं आता। ज्यादातर देखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, देश में जीडीपी बढ़ती है, तो ये बढ़िया बात है, जीडीपी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो बढ़िया चीज है। लेकिन एक सर्टेन लेवल तक एक्सेस डिमांड अच्छी है, अगर उससे ऊपर निकल जाए तो वो इकोनॉमी के लिए बेकार होना साबित हो जाएगी, क्योंकि वहां पर लोगों को जो डेली यूज का सामान है, जो उसकी डेली बेसिक कमोडिटीज हैं, वो क्या हो जाएंगी? महंगा होना शुरू हो जाएंगी, जिससे लोग अपनी बेसिक लाइफ को जीना नहीं पाएंगे। तो इस वजह से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दोनों ही ठीक नहीं है। सिचुएशन होती है कौन सी वाली? इक्विलिब्रियम वाली। यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो? बराबर हो। तो अगर बाई चांस इकोनॉमी एक्सेस डिमांड में चली जाए या डेफिसिट डिमांड में चली जाए, जैसे कि एट द टाइम ऑफ कोविड-19 इकोनॉमी थी किसमें? डेफिसिट डिमांड में। अभी इकोनॉमी है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, तो सरकार ने अपनी अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू क्या करती है? इन एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को ठीक करने का प्रयास करती। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे 100% आपको नजर आएगा एग्जाम में यहीं से, कि बताइए किस प्रकार एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। Measure to control excess demand and deficit demand। किस तरीके से एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को ठीक करते हैं? देखिए भाई, दो पॉलिसी होती हैं, एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी और एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके माध्यम से? अपने बजट के माध्यम से। फिस्कल पॉलिसी में आती है दो चीज, चेंज इन टैक्स रेट और दूसरा चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। या तो सरकार टैक्स रेट में कुछ चेंज करेगी या अपने खर्चों में कुछ चेंज करेगी। अगर इकोनॉमी एक्सेस डिमांड में है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सरकार टैक्स रेट क्या कर देगी? बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। क्यों? टैक्सेस बढ़ने से प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अगर इकोनॉमी डेफिसिट में, मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर सरकार अपने टैक्स क्या कर देगी? घटा देगी। घटाने से प्राइस सस्ता डिमांड ज्यादा, तो डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी आपकी? ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो भाई साहब, एक्सेस डिमांड में सरकार अपने खर्चे क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। क्या कर देगी? रिड्यूस। क्योंकि जब सरकार अपने खर्चे रिड्यूस करेगी
तो सीमेंट, बजरी, अदर मटेरियल्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेफिसिट डिमांड, जब मंदी चल रही है देश में, डेफिसिट डिमांड है, उस कंडीशन के अंदर सरकार अपने एक्सपेंडिचर क्या कर देगी बेटा, इंक्रीज कर देगी, जिससे कि रोड बनेगी, डैम्स बनेगी, मेट्रो बनेगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी बजरी, सीमेंट, फायर वाले आइटम्स की। तो ये आपकी कहानी किसकी खत्म हो गई, फिस्कल पॉलिसी की। अब आती है बात किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब नेक्स्ट बात है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ये कौन बनाता है भाई मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपने पढ़ा हुआ बैंकिंग चैप्टर में, ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट वाला फंक्शन, वही डिट्टो है आपका सेम मॉनेटरी पॉलिसी में। यहां पर दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होता है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठो, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम जानते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्वांटिटीज के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटीज। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमारी आती है बैंक रेट वाला टॉपिक। कौन सा आता है, बैंक रेट वाला टॉपिक है। बैंक रेट में आपको दो प्रकार की रेट देखने को मिलेंगी, एक होता है आपका रेपो रेट और एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। पहले फटाफट से जान लेते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, फिर बाद में बात करेंगे। रेपो रेट का मतलब होता है एक ऐसी रेट यहां पर जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है, किससे, आरबीआई से। कमर्शियल बैंक लोन ले रही है किससे, आरबीआई से, शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो क्या कहलाएगी, आपकी रेपो रेट कहलाएगी। इसमें क्या होगा, जब मार्केट में क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड, मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब लोगों की जेब में क्या है, पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है, आरबीआई क्या चाहेगी, लोगों की जेब से पैसा कम किया जाए, जिससे कि लोग डिमांड कम करें। तो आरबीआई क्या करती है, वो अपना जो परसेंटेज है लोन देने का, उसे बढ़ा देगी। क्या कर देगी, बढ़ा देगी। बढ़ाने से क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होगा, लोग लोन लेंगे नहीं, लोन लेंगे नहीं, पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, डिमांड होगी नहीं। अब डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई इस रेट को घटा देगी। रेट घटाने से लोन सस्ता, लोन सस्ता, लोग लोन लेंगे ज्यादा, लोन ज्यादा लेंगे, डिमांड होगी ज्यादा, उससे डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी ठीक हो जाएगी। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है यहां पर कमर्शियल बैंक जिसके पास पैसा क्या है, ज्यादा मात्रा में आ चुका है, तो कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस पैसे को क्या करती है, आरबीआई के पास रख देती है उठा के, ठीक है, जिस पर आरबीआई उसे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। क्या देता है, इंटरेस्ट। उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। दोबारा समझें, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है यहां पर कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास जमा कर देती है, उस पर आरबीआई जो उसको इंटरेस्ट दे रही है, वो रेट रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। अब एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में क्या होगा भाई साहब, एक्सेस डिमांड के अंदर आरबीआई इट्स रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। क्यों, समझें। मान के चलिए एकता को लोन लेना है बैंक से, बैंक उसको लोन दे रही है 10% की ब्याज पर, ठीक है। आरबीआई कह रहा है तुम मेरे पास अपना पैसा जमा कर दो, तुम्हें 9% की ब्याज दूंगा। भले 1% ब्याज कम मिल रही है, पर लेकिन दिमाग तो कम मानना पड़ेगा। ये कल को बैंक के पैसे लेके बाकी बैंक का ढूंढते डोलेगी, तो बैंक चाहेगी रिस्क कम है, 9% की ब्याज पर कहाँ रख देते हैं, आरबीआई के पास रख देते हैं। तो इससे पब्लिक को लोन नहीं मिला, पब्लिक को लोन नहीं मिला, पब्लिक के पास पैसा नहीं आया, पब्लिक के पास पैसा नहीं आया, पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, तो एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, तुम्हारी क्योर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में रेट क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड में आरबीआई इस रेट को कर देगी कम। कम करने से क्या होगा भाई साहब, कम करने से होगा ये कि यहां पर अब कमर्शियल बैंक
अगर आरबीआई के पास अपना पैसा रखती है तो आरबीआई उसको दे रही है मात्र 5% की ब्याज। कितनी दे रही है? 5%। लेकिन अगर जनता को लोन देती है तो जनता उसको 9% की ब्याज देगी, तो डिफरेंस ज्यादा है। तो उस कंडीशन में कमर्शियल बैंक को फायदा मिलेगा कहां पर? जनता को लोन देने में। तो जनता को लोन दे देगी, जनता को लोन देगी, जनता के पास पैसा आएगा, डिमांड होगी, तो डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी? क्योर हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो भी इसको जानते हैं। ये क्या है भाई? लीगल रिजर्व रेशियो वो रेशियो है यहां पर कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होता है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होता है उसका कुछ फ्रैक्शन, क्या होता है? क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है। कहां पर? आरबीआई के पास या अपने खुद के पास रिजर्व के लिए भविष्य में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। यहां से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यूज में नजर आ जाएंगे, असर्शन वाले में और एमसीक्यूज में भी आ जाएंगे। क्या है सीआरआर? सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहले हम बात करते हैं सीआरआर की। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा जमा हो रहा है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होता है उसका कुछ फ्रैक्शन कमर्शियल बैंक को एज अ रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई मतलब अपने पापा के पास रखना पड़ेगा। नहीं तो पापा लगाएंगे मार पकड़ पकड़ के अगर तुमने पैसा नहीं रखा तो। जैसे कि कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए आए, मान के चलिए मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा किए, तो बैंक मेरे 1000 रुपए में से 600 रुपए अलग कर देगा, वो ले जाएगा काम पे अपने पापा के पास रखने के लिए। बचेंगे कितने? 400 रुपए। अब उन 400 रुपए में से क्या होगा? 300 रुपए क्या करेंगे? वो एज अ सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया उस बात को। 1000 रुपए जमा हुए, कितने रुपए? मैंने 1000 रुपए जमा किए। उन 1000 रुपए में से 100 रुपए जाएंगे कहां पर? आरबीआई के पास। 900 रह गए। उन 900 रुपए में से फिर से 100 रुपए बैंक रखेगी अपने पास। कौन सी बैंक? कमर्शियल बैंक। क्यों? क्योंकि भैया मैंने अपने 1000 रुपए जमा किए, मैं कभी भी बैंक के दरवाजे तक खटखटा के बैंक से निकालने जा सकता हूं। तो बैंक कहां से देगी? बैंक वहीं से देगी। अब बचे कितने? 800 रुपए। तो बचे हुए 800 रुपए किसी दूसरे पर्सन को लोन के रूप में दे दिए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सीआरआर, जब मार्केट में क्या है? एक्सेस डिमांड, डिमांड की हो रही है ज्यादा। अभी जो सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में, एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अभी 1 महीने पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई है। उस मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के अंदर आरबीआई ने रेपो रेट को भी बढ़ाया है, सीआरआर को भी बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है। तो सरकार को ये ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए सरकार कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। क्या कर देगी? बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी? बढ़ाने से क्या होगा? पहले मैं अपने पापा के पास 100 जमा कर रहा था, अब करूंगा 200 जमा। कितने करूंगा? 200 रुपए। तो अब लोन पे कितने जाएंगे? 700 रुपए। 100 रुपए लोन पर कम गए, 100 रुपए लोन पर कम गए, 100 रुपए खरीदारी कम, खरीदारी कम, डिमांड कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब डेफिसिट में क्या होगा भाई साहब? डेफिसिट के अंदर इस रेट को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? डिक्रीज। मतलब पहले अगर मैं अपने पापा जी के पास 100 जमा कर रहा था, अब करूंगा 50। कितने करूंगा? 50। अब लोन पे कितने जाएंगे? 850। कितने जाएंगे? 850। 50 रुपए ज्यादा गए लोन पर। लोन पर पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा, डेफिसिट डिमांड ठीक। अब आ जाओ एसएलआर पर। इसमें भी यही कहानी है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड में इस रेट को इंक्रीज कर देंगे और डेफिसिट में कर देंगे डिक्रीज। सेम पैटर्न रहेगा। क्यों रहता है समझ लीजिए फटाफट से। एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये रिजर्व कमर्शियल बैंक अपने पास रखती हैं। जनता कभी भी अपने पैसे को बैंक से निकालने पहुंच सकती है। तो पैसा
कहां से देगी बैंक? इसी SLR के रिजर्व से देती है। ये लिक्विड फॉर्म में गोल्ड या सिक्योरिटी सी फॉर्म में रखा जाता है, जिनको तुरंत कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, क्या है, एक्सेस डिमांड, तो इस रेट को बढ़ा देंगे। रेट को बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा पैसा रखेगी, लोन पर पैसा कम जाएगा, लोन पर पैसा कम, डिमांड कम। तीसरा, डेफिसिट डिमांड, रेट कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा कम रखेगी, लोन पर पैसा ज्यादा जाएगा, लोन पर पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, डेफिसिट डिमांड ठीक हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपके। अभी इसमें एक और रह गया है, 1 2 3, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में से भी आपको एक एमसीक्यू नजर आ जाएगा, बताइए सेल करें या परचेज। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, कमर्शियल बैंक या आरबीआई गवर्नमेंट के ब्याज पर सरकार की सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स वगैरह को क्या कर देती है, खरीदती और बेचती है। कब होता है भाई साहब ये खरीदना और बेचना? जब मार्केट में क्या, एक्सेस डिमांड, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर सिक्योरिटीज क्या कर दी जाएंगी, सेल मतलब बेच दी जाएंगी। अब बेचने से क्या होगा, मान के चलिए मैं बैंक हूं, ठीक है, एकता हमारे बैंक की कस्टमर है, वो पैसे जमा करने आती है। मैंने उसको बताया एकता को, बेटा एक स्कीम आई है कि अब तुम 1 लाख जमा करोगी तो मैं 10% की क्या देंगे, हम ब्याज देंगे। अभी चल रहा है बैंकों में ये काम, एफडी की रेट्स बढ़ा दी गई हैं, फिक्स डिपॉजिट की रेट्स क्या है, बढ़ा दी गई हैं। लॉकडाउन के टाइम पर मात्र 5% 4% चल रही थी, इस समय पर 8% या 8.5% की रेट चल रही है ये। क्यों? क्योंकि डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई चाहता है लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया जाए। निकालने के लिए उनको दिया जाएगा लालच, ठीक है, क्योंकि ग्रीड इज एविल। इसमें क्या होगा भाई साहब, यहां पर अब पैसे को लालच दिया जाएगा कि आपको 10% की हम ब्याज देंगे। आप लालच में आओगे, आप सोच रहे थे कि हम खरीदारी कर लेंगे, सब बाइक ले आएंगे या कुछ और ले आएंगे, लेकिन तुमने लालच के कारण आके उस पैसे को बैंक में क्या कर दिया, लॉक कर दिया 5 साल के लिए। पैसा लॉक, सरकार ने मतलब आरबीआई ने या कमर्शियल बैंक ने आपको दे दिया एक एफडी का लेटर, वो क्या सिक्योरिटीज है, आपको दे दी। आपका पैसा कहाँ चला गया, बैंक के पास चला गया, बैंक के पास लॉक, बात खत्म, आप डिमांड नहीं कर पाओगे। तो एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। डेफिसिट डिमांड में इसी रेट्स वगैरह को कम कर कर आपको क्या कर देते हैं, इसको बेच देते हैं, आप निकाल लेते हो अपने पैसे। पैसे निकाल लोगे फिर क्या करोगे, शॉपिंग करने जाओगे, डिमांड करने जाओगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये तो हो गए आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एक बार इनको रीड कीजिए फटाफट से। चलिए भाई अब आ जाइए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पर। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है भाई साहब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कहता है भाई साहब कुछ सामान रख दो गिरवी हमारे पास, कोलेट्रल क्या कर दो, जमा कर दो, तभी आपको लोन दिया जाएगा। होता है क्या है, मान के चलिए आप बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए गए, बैंक बोलती है भाई साहब आपको इसके ऊपर 12 लाख रुपए का सामान जो है गिरवी रखना पड़ेगा। समझे बात को? लोन लेने के लिए गए आप 10 लाख रुपए का, कोलेट्रल मतलब संपत्ति मांग रहे हैं, चलो 15 लाख की मांग रहे हैं। कितनी मांग रहे हैं, 15 लाख की मांग रहे हैं। तो ये डिफरेंस देख रहे हैं कितने लाख का है, 5 लाख का डिफरेंस है। यही कहलाता है मार्जिन। क्या कहलाता है, मार्जिन। अब ये तो बात हो गई एक्सेस डिमांड की। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक मार्जिन मांगेगी ज्यादा, जिससे कि जनता एक बार लोन लेने पर क्या हो जाए, सोचने पर आ जाए कि यार 10 लाख का लोन ले रहा हूं, 15 लाख का सामान गिरवी रखना पड़ेगा, फिर मैं लोन ले ही क्यों रहा हूं, ठीक है। तो फिर लोन लेगा नहीं, डिमांड क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड सिचुएशन डेफिसिट डिमांड।
10 लाख का लोन नहीं लेने जा रहे हैं आप, लेकिन अब बोल रही है बैंक अब आपको 15 लाख नहीं, मात्र 12 लाख रुपए क्या रखना है, अपना सामान गिरवी रखना है। अब कितना मार्जिन है, 2 लाख का मार्जिन है। मार्जिन रेट क्या हो गई, कम हो गई। पहले 5 लाख का मार्जिन था, अब कितने लाख का मार्जिन है, 2 लाख का मार्जिन है। अब लोगों को आसानी होगी लोन लेने में, लोग लोन लेंगे, डिमांड करेंगे। तो अब बात क्या निकल के आई, एक्सेस डिमांड में मार्जिन रेट होती है ज्यादा, डेफिसिट में क्या होती है कम। नेक्स्ट टॉपिक कर लो बेटा, कर लो, यहां से उठा के फेंक दूंगा बाहर। मतलब फ्री फोकट में पढ़ा नहीं आया तुम लोगों को, शांति से बैठ के क्या पे जब मैं सब भविष्य पेपर में आ जाएगा 2 मिनट में। सेकंड पॉइंट, मोरल सुएजन। क्या है, मोरल सुएजन। मोरल सुएजन में क्या होता है भाई, मोरल सुएजन के अंदर पर्सराइजेशन या क्या प्रेशराइजेशन बोल दो, या एक तरीके से बातचीत करके बात बोल दो, उसको समझा बुझा के बात बोल दो कि पापा जी आते हैं बच्चों को समझाते हैं, बेटा ऐसा कर कि यार एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में लोगों को लोन मत दे यार, फालतू में पंगा पड़ जाएगा, पैसे देश में महंगाई है और तू महंगाई करा दे, तो ऐसा कर लोन मत दे। या अगर तू लोन देना ही चाह रहा है तो ऐसा कर दे, लोन देने का प्रोसेस क्या कर दे, डिफिकल्ट कर दे। लोगों से डॉक्यूमेंट मांग, बहुत सारे बेचारे लोग डॉक्यूमेंट ला ही ना पाए। जब डॉक्यूमेंट ला ही नहीं पाएंगे तो लोन का घंटा मिलेगा नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डिमांड होगी नहीं। अब डेफिसिट डिमांड में क्या होगा, लोन देने के प्रोसेस को आसान कर दो, जो आए लोन दो, खाली हाथ में ना दो किसी को, सबको लोन दो। तुम्हें लग रहा है जो दे सकता है उसको लोन दे दो, जिससे मार्केट में क्या होगा, डेफिसिट डिमांड जो हो चुकी है वो ठीक हो जाए। जैसे कि कोविड में हुआ था, लोगों को बहुत परसेंटेज क्या कर दिया था, रिडक्शन कर दिया रेट्स के अंदर, लोन देने की क्या कर दी, गिरा दी, और गारंटी वाला मैटर खत्म कर दिया, आओ लोन ले जाओ। तो क्या होगा, डेफिसिट डिमांड जो थी वो क्या हो जाएगी, आपकी ठीक हो जाएगी। तीसरा टॉपिक, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, या इसको आप बोलते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि एक्सेस डिमांड, जब मार्केट में क्या चल रही है, एक्सेस डिमांड, तो उस समय क्योंकि होता है क्या है, आरबीआई जब लोन देता है, आरबीआई लोन देता है, दिलवाता है किससे, कमर्शियल बैंक से, तो डिसाइड कर देता है कि भाई साहब तुम्हें इस सेक्टर को इतना देना है, इस सेक्टर को इतना देना है, प्रोडक्शन को इतना, हेल्थ केयर को इतना, एजुकेशन को इतना 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 परसेंट आपको लोन देना है। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में वो बोलता है आरबीआई कि भाई साहब आप प्रोडक्शन सेक्टर को लोन मत दो, एमएसएमई सेक्टर को लोन मत दो, क्योंकि अगर तुमने इन सेक्टर को लोन दिया डिमांड ज़्यादा होगी, माल ज़्यादा बनेगा और फालतू में ड्रामा हो जाएगा। और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में आप आसानी से किसी सेक्टर को लोन दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ ये आपका चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड का कंप्लीट होता है। अब कल से बात चल रही थी सर वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल क्या होता है, तो आइए जानते हैं फटाफट से कि रिजल्ट में क्या चीज़ होती है। ये पहले फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर जितने लोगों की जॉब की रिक्वायरमेंट थी उन सब लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई गई है, ऐसी सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहलाती है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है एग्जाम में, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होने का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? ना भाई ना, फुल एम्प्लॉयमेंट होने का कभी भी मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। कि अगर देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि देश में बिल्कुल ही बेरोजगारी नहीं होगी, देश में बेरोजगारी हो सकती है। दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं किस टाइम पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी फ्रिक्शनल और एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी होती है, एक होती है आपकी फ्रिक्शनल और एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले हम जानते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मान के चलिए मैंने एक जॉब पर काम कर रहा हूं टाटा में, मैंने टाटा की जॉब छोड़ दी, अब मैं कोई दूसरी जॉब की सर्च में हूं, 2 महीने में घर बैठा रहा,
तो जो 2 महीने में घर बैठा रहा हूं वो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। न्यू जॉब को सर्च करने के लिए जिस समय मैं अनएम्प्लॉयड रहा वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। समझ में आ गई बात? स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चर मैच नहीं करना। किसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है? एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। मालिक कह रहा है आपको टैली आनी चाहिए, मुझे टैली नहीं आती है, तो उस वजह से मुझको जॉब नहीं मिल पाई। मतलब आपकी स्किल्स के मिसमैच की वजह से जब जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। एक होती है वॉलंटरी, अपनी इच्छा से। इनवॉलंटरी, बिना इच्छा के। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यहां पर जो लोग काम करने के लिए एबल हैं, विलिंग हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, किस पर? मार्केट में जो वेज रेट चल रही है। जैसे कि मार्केट में एक दिन का पैसा चल रहा है 500 रुपया, कि आप 500 रुपये ले जाइए, आपको 6 घंटे काम करना पड़ेगा। ये मार्केट की वेज रेट चल रही है। अब लोग उस वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार होने से क्या होता है? काम तो मिले, पहले काम तुम्हें नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन कहलाएगी क्या? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहलाएगी? इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। मार्केट में रेट वेज चल रही है 500 रुपये, तुम कह रहे हो 500 नहीं करूंगा, मैं करूंगा 700 में करूंगा, भले नहीं मिले, काम घर बैठूंगा आराम से, ठीक है। तो वो क्या है? वॉलंटरी। अपनी इच्छा से तुम नहीं गए काम करने के लिए। अगर तुम 500 पे काम करने के तैयार होता तो काम मिल जाता, तो तुम नहीं गए, वो तुम्हारी इच्छा है, वो वॉलंटरी है। इस प्रकार ये चैप्टर आपका संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। मोरल सुएजन वाले में या तो प्रेशराइजेशन करके या लोगों को समझा बुझाकर जो है कमर्शियल बैंक या आरबीआई कहती कमर्शियल बैंक से, भाई साहब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में लोगों को लोन कम दो या लोन देने की प्रोसेस को क्या कर दो? डिफिकल्ट कर दो, जिससे कि लोग लोन कम लें, डिमांड हो जाएगी कम। तो बस यही बात है इसमें।